नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चुनावी अखाड़े का आखिरी दंगल आज है, उसका दूसरा सत्र आज हम हमारे साथ देखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे 370 को लेकर कि आखिर जो जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव हुआ वो किस तरह का बदलाव था, कितना फायदा आम जनता को उसका मिला है। तो मैं अपने पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी पार्टी से चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी जुड़ेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड मोस्ट वेलकम सुनील जी। उनके साथ ही गौरव कपूर जी हैं, सीनियर वाइस प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। गौरव जी प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, दया सागर जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज जहां पर भी आप बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी जुड़ने के लिए। तो आज जिस तरह से 300 को लेकर बात होगी, क्योंकि ज्यादा तौर पर हर एक पार्टी इस पर चर्चा कर रही है, लेकिन आम जनता को इसके बारे में समझना जरूरी है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव कितना हुआ और किस तरह का हुआ। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करेंगे। यहाँ पर तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सुनील जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से सवाल उठता है कि 5 अगस्त 2019 के संविधान के बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर के जो परिप्रेक्ष्य हैं उसमें क्या बदलाव आपको नजर आता है? देखिए, ये समझने के लिए कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, पहले ये समझना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले ऐसी कौन सी चीजें थी जिसको बदलने की जरूरत थी। अगर आप आर्टिकल 370 और 35 की बात करें जिसपे हमारा फोकस है आज, तो आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे किया गया, आर्टिकल 35 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कैसे किया गया और फिर उनसे कितने नुकसान हुए, इसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है। आर्टिकल 370 जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है तो वो एज टेम्पररी प्रोविजन ऐड किया जाता है। 370 ये कहता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर के ऊपर अगर अप्लाई करना है, इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर से जो है वो क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको अप्रूव न करे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती। जैसे मैं एग्जांपल देखिए अगर कहूं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एक बड़ा मुद्दा था। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए प्रमोशन के मैटर्स में, लेकिन बाद में अमेंडमेंट होती है, आर्टिकल 16(4)A ऐड किया जाता है और कहते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो सकती है, और उसके बाद पूरे कंट्री में रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो गई। लेकिन क्योंकि वो आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर खुद अप्लाई नहीं कर सकता था, उसको आपने स्टेट की असेंबली से अप्लाई करवाना था और स्टेट की असेंबली ने उसको अप्लाई नहीं किया, तो लिहाजा जम्मू कश्मीर के जो शेड्यूल कास्ट हैं वो सफर करते रहे। तो एक ऐसा प्रावधान बना देना जिसमें आपने कहा कि सेंटर के कानून जो है वो जम्मू के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब यह है कि आप देश की पार्लियामेंट, जिसमें जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे भी बैठते थे, अगर देश की पार्लियामेंट कोई कानून बना दे पूरे हिंदुस्तान के लिए, तो वो पूरे हिंदुस्तान पे तो वो कानून अप्लाई करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पे तब तक अप्लाई नहीं करेगा जब तक यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास ना करे। दूसरी बात कि ये टेम्पररी प्रोविजन था। आर्टिकल 370(3) में लिखा हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 370 टेम्पररी इन नेचर है, जिसको वापस लिया जाएगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऑन द कंकरेंस फ्रॉम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका एक थोड़ा सा पर्पस था, पीरियड छोटे पीरियड के लिए था, क्योंकि उस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर में नहीं बनी थी। और ये कहा गया क्योंकि ओरिजिनली अगर आप, ये क्वेश्चन आता है कि एक्सेशन जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट जो है वो कंसीड किए गए हैं, उसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दया सागर जी मेरे साथ बैठे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक परफॉर्मा था। वो जितनी प्रिंसली स्टेट थी उन सभी प्रिंसली स्टेट ने उसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, लेकिन बाद में हर किसी ने अप्रूव कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक होगा जो सारी की सारी स्टेट्स के ऊपर अप्लाई करेगा। अब बताइए, 370(3) में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कहने के बाद हम इसको खत्म करेंगे 370 को, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है जम्मू कश्मीर में तो वो 370 के बारे में फैसला ही नहीं करते।
वो ये भी नहीं कहते कि 370 को खत्म करो और ये भी नहीं कहते कि 370 को आगे चलना है। तो लिहाजा एक जानबूझ के बाय वे ऑफ फ्रॉड 370 को कंटिन्यू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी अगर हम बात करें 35A की, तो 35A तो कभी पार्लियामेंट ने पास भी नहीं किया। 35A एक ऐसा आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कभी नहीं की गई। तो इनके चलते हुए नुकसान, अब अगर समझे कि क्या नुकसान हो गया, एक तो नुकसान ये है कि जो बेनिफिशियल लाज थे सेंटर के, वो स्टेट के ऊपर खुद अप्लाई नहीं करते थे, और कितने ज्यादा बेनिफिशियल लाज थे जिनको आपने अप्लाई होने ही नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि 35A के आने के बाद जो हालात बनाए गए यहां पे, और जो जिस 35A ने जिन प्रावधान को सीमेंटिंग की, उसमें डिस्क्रिमिनेशन वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। वाल्मीकि समाज जम्मू में आता है, उनके बच्चे जम्मू में पढ़ते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो PhD भी कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए प्रावधान था, कानून ये था कि आपको जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं मिलेगी, आप सिर्फ स्वीपर बन सकते हो, चेंज नहीं हो सकता था। इस तरह से महिलाओं की भी बात करें तो ये सारी की सारी चीजें 5 अगस्त 2019 के बाद बदली हैं। एक जवाब गौरव जी, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, जवाब दीजिए इस पर। देखिए मैं हेलो जी, देखिए मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ कि अगर आप एक्चुअली ग्राउंड की बात करें, 370 हटने के बाद और 35A जो इनको सेक्शन जो ये हटाई गई, उसके बाद रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए क्या काम हुआ, उसके ऊपर आज तक भाजपा कभी बात नहीं करती है और ना ये जवाब देते हैं। ये एक अलग चेहरा पेश करते हैं इस चीज़ को जवाब देने के लिए, अपने आप को एक जस्टिफाई करने के लिए कि जो धाराएं जो हटाई गई हैं, ये जब तक थी तब तक जम्मू कश्मीर जो है वो कहीं ना कहीं हर एंगल से हिंदुस्तान के साथ एक अलग था। ये तो मुझे ये लगता है कि जितने भी इन्होंने कहा, जितने भी इन्होंने बातें कही, मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि रियासत में जो एक स्पेशल स्टेटस था जो हम लोगों को दिया गया महाराजा जी की तरफ से, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल शेख साहब ने अदा किया, उसके साथ इसमें जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया, और जब हिंदुस्तान के साथ ये अकार्ड जम्मू कश्मीर का हुआ एक स्पेशल स्टेटस के तहत हुआ। आज इन्होंने जो भी इन्होंने किया, जो इन्होंने सेक्शंस ये जो 370 हटाया, हम इसको एक डेमोक्रेटिक वे नहीं मानते कि इसको एक डेमोक्रेटिक वे से इन्होंने हटाया। स्टेट असेंबली होती, अगर ये उसके थ्रू हटाते, फिर कहीं ना कहीं, और जो सिटीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके, जो सिलेक्टेड MLAs होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो स्टेट के लोगों के, अगर आप उनको लेके उनकी सहमति से अगर इस तरीके का फैसला कोई करते, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होता जम्मू कश्मीर की आवाम को। सागर जी 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। सुनील जी इस पर जवाब कि अगर संवैधानिक तरीके से होता, लोगों से बातचीत होती। देखें, ये मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। भाई साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ 300, क्या इनको बदलाव नहीं दिखता कि वाल्मीकि समाज आज इज्जत से रह रहा है, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को लैंड्स के राइट मिल गए, यहाँ की महिलाओं को सम्मान मिला, यहाँ के पहाड़ी समुदाय को जो है रिजर्वेशन मिली, यहाँ के ST समुदाय को जो है वो रिजर्वेशन, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, यहाँ का यूथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, वो इन्वेस्टमेंट जो रुकी हुई थी, क्या ये बदलाव नहीं है जम्मू कश्मीर में? दूसरी बात कि 370 के ऊपर इनका कहना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में MLAs की कंसेंट के बाद होना चाहिए। तो 370 एक बार आर्टिकल पढ़ लीजिए, आपकी सांसें 370(3) में बसती हैं। 370 कहता है उसमें कांग्रेस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कांग्रेस चाहिए, वो आर्टिकल में ही लिखा। और ये बात जो करते हैं, यही बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आरोपी की थी कि ये जिस तरीके से निकाला गया वो तरीका ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक तरीके से निकाला है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानोगे? आप यू डोंट बिलीव इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो? ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, मुझे समझ नहीं आती। जवाब दीजिए। ये बात करते हैं 370 को हटाया, वो एक्सेप्टेबल किया जम्मू कश्मीर की आवाम ने। फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, तो जो युगल जी जहां से इलेक्शन लड़े, 3.5-4 लाख वोट जम्मू की अगर मैं बात करूं तो वो कम हो गया। तो वो क्यों कम हुआ? अगर इनके फैसले भाजपा के जितने हुए, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को
इनके तो वोट और प्लस होने चाहिए थे। अभी पिक्चर क्लियर होगी। दया सागर जी, जिस तरह से बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुद्दे को उठाया गया और वहां से बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक भी आया, लेकिन ऑपोजिशन लगातार हावी हो रही थी। कि आर्टिकल 370 और माइक को पास रखिए। 35A इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में जब चर्चा करनी हो तो एक नॉर्मल आर्टिकल की तरह नहीं की जा सकती है। जैसे सुनील सेठी जी ने कहा, माइक को थोड़ा सा हेलो, पास रखिए। ठीक है, हाँ, हाँ। अब ठीक है। सुनील सेठी जी ने कहा कि आर्टिकल 35A का कॉन्स्टिट्यूशन में डालना ही टेक्निकली गलत है। अगर हम उसको ये मान लें कि ठीक था, यही मान लें कि ठीक था वो, तो आर्टिकल 35 जो था, जो जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट रेजिडेंट था, उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कोई ऐसे प्रोविजन क्रिएट करता था कि यहाँ की असेंबली या यहाँ की राज्य सरकार कोई आदेश, कोई एक्ट ऐसा बना सकती थी कि उनको कोई जो बेनिफिट्स दिए जाएं, अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता होगा तो वो वायलेट नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके तहत इतनी पावर थी यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर का जो परमानेंट रेजिडेंट है उसको कुछ भी दिया जा सकता है। ये उसके पक्ष की चीज थी, ये अधिकार देने की चीज थी। दूसरी एक चीज हमें इसके साथ ये लेनी पड़ेगी कि अक्सर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक ड्यूअल सिटीजनशिप थी जम्मू कश्मीर के बीच में, जबकि कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं थी। अगर परमानेंट रेजिडेंट की अगर हम डेफिनेशन को देखें, वहां साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि भारत का वो नागरिक, उसके लिए इंडियन सिटीजन होना आवश्यक था। वो नागरिक जो इन कंडीशंस को पूरा करता हो वो परमानेंट रेजिडेंट होगा। तो इसी तरह से बहुत सी भ्रांतियां थी जम्मू कश्मीर के बारे में, 35A के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के संविधान के बारे में, 370 के बारे में, जैसे कि ये स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को। कुछ लोग ये कहते थे कि ये एक ब्रिज है जम्मू कश्मीर में और भारत के बीच में। नहीं, जिस तरह से सुनील जी भी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत थी, मैं वही कह रहा हूं, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये भ्रांतियां थी सभी कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को देता है। ये यहाँ का जो विधान है वो अलग है भारत से, ये भी कहा जाता था। अभी सेठी जी ने बड़ा अच्छा यहाँ कोटेशन दे दिया होगा सुप्रीम कोर्ट का जो 370 पे आया है जी। उसमें चीफ जस्टिस जब जजमेंट को पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसमें यह भी कहा कि JNK हैड नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके सपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जो प्रियम्बल है भारत के संविधान का और जो प्रियम्बल है JNK के संविधान का, दोनों को पढ़िए। तो दैट मीन JNK हैड नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, JNK का कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था। तो कुछ ऐसी भ्रांतियां थी जो यहाँ पे पैदा की गई इंटरनली, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, उनको सूट करती होंगी वो हुकूमत करने के लिए, तो उनकी वजह से एक आवश्यकता पैदा हो गई कि इनको जो है हटाया जाए यहाँ से। यहाँ तक कि जैसे हम बात कर रहे थे वाल्मीकि समाज की, गोरखा समाज की, उनको तो छोड़ दीजिए आप, जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट था उस पर भी ज्यादती हो रही थी। यहाँ पे जो वुमेन थी यहाँ पे, उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए थे कि अपनी इच्छा से जम्मू कश्मीर के बाहर वो शादी नहीं कर सकती थी, और करती थी उसके बच्चों को, पति को अधिकार नहीं मिलते थे। ठीक है, जो यहाँ का शेड्यूल्ड ट्राइब था, हमारी असेंबली में उसके लिए रिजर्वेशन नहीं थी, यहाँ पे बाकी स्टेटों में थी। ये काम तो कर सकते थे ना, दीपक कपूर जी, ये कर सकते थे सारे काम, लेकिन नहीं करते थे। ठीक, ये दिखाने के लिए कि हम स्पेशल हैं, हम भारत से दूर हैं, डिस्टेंस, उसको नेगेटिव्स में यूज किया जा रहा था। दीपक जी जवाब दीजिएगा इस पर। वो कह रहे हैं कि भेदभाव लगातार लोगों के साथ। नहीं, भेदभाव नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल विक्टिम्स थे। जिस किस्म की यहाँ पर राजनीति चल रही थी, मैक्सिमम से कश्मीर घाटी के नेताओं का ज्यादा इसमें हाथ था।
तो वो क्योंकि कुछ ऐसे वो मिथ्याएं उन्होंने पैदा की हुई थी, मिस लोगों में डाली हुई थी कि वो ये समझे कि हम स्पेशल हैं, हम झूठ हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही थी, तो ये डैमेज कर रहे थे, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे थे। यहाँ पे जो आप कह सकती हैं कि एक पॉल्यूशन सी यहाँ पैदा हो गई थी, आइडियोलॉजिकल पॉल्यूशन हो गई थी यहाँ पे, ठीक है, जिसका सेपरेटिस्ट भी फायदा ले रहे थे। दीपक जी ठीक है जवाब ना जी? दीजिए। तो एक चीज जो इन्होंने कही अभी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही से कर सकती थी, तो जो प्रोसीजर फॉलो अडॉप्ट किया गया है इसे करने के लिए, टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आफ्टर जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं बाद में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को ही यूज करके होती है। जो हमारे संविधान में जो भी प्रोविजन है अमेंडमेंट करने के लिए आगे, वो एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कर रही होती है विद इन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक तो ये जो किया गया है उसे ठीक किया गया सब कुछ। ठीक है दीपक जी, वो कह रहे हैं कि जो भी किया गया वो बिल्कुल ठीक किया गया। दीपक जी, गौरव जी, सॉरी। देखिए मैम, आर्टिकल 370 जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जब भाग बना इसका, उस वक्त जो आर्टिकल 370 था उसको लेके अगर अभी तक हम इसको कंपेयर करें तो इनमें काफ़ी सारा जो उसमें जो थी कमियां आ चुकी थी। ये वो आर्टिकल इतना स्ट्रांग नहीं था, काफ़ी चीज़ें उसमें अब डिल्यूट हो चुकी थी। देखिए अब इसमें एक दो मेन बातें थी जो मुझे लगता है कि अगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर 370 को लेके अगर कुछ भी करना चाहती थी सेंटर की सरकार, उनका तो चलो मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे तो हम 370 को हटाएंगे, उन्होंने एक पॉलिटिकल एजेंडा था उनका, और उन्होंने 370 मुझे लगता है कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए तो मोदी जी ने और इनकी पूरी टीम ने, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी स्टेट नहीं छोड़ी जहां पे इन्होंने 370 का जो राग जो है वो नहीं अलापा, क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज था ये 370। सच में इनको कोई लगाव की अगर आप बात करें 370 की, इनको इससे, क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस पार्टी का कद है वो एक हिसाब से ना के बराबर था, तो उनको पूरा हिंदुस्तान देखना था और अपनी राजनीति खेलनी थी। लेकिन अगर कुछ मैं ये समझता हूं, एक युवा नेता होने के नाते हम ये चीज समझते हैं कि अगर आप इसमें कुछ करना चाहते थे, इसमें कुछ अमेंडमेंट अगर होता तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होता और विद द कंसर्न ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसके भी जो मंशा, अगर मैं आपको बताऊं जो इनकी मंशा थी, उसमें बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं था। अगर स्टेटस की बात करें तो हमारी हिमाचल है, उस पर स्पेशल स्टेटस है, उत्तराखंड है, स्पेशल स्टेटस है। तो इस स्पेशल स्टेटस से इनसे क्यों तकलीफ हुई? कहीं ना कहीं इनको ये लगता था कि यहाँ पे अपना ग्राउंड बनाने के लिए हम कुछ ऐसा काम करें कि ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इनको एक्सेप्ट करे, लेकिन ये उल्टा हुआ। और अभी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे थे, वो कह रहे थे कि जो वोटिंग हुई है वो 10 से 12% होती थी और आज यहाँ 60 हुई है, 70%। मैं उनको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो वोटिंग हुई है ये कोई भाजपा के फेवर में नहीं हुई है। ये एक आक्रोश था, एक गुस्सा था जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर कि आपने एक तो 370 ऊपर से आपने स्टेट को आपका जवाब तो मैं सेठी जी से लूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल हुआ करती थी 2%, वॉकआउट हुआ करता था, बाइकआउट हुआ करता था, बंद की कॉल होती थी, आतंकी गतिविधियां होती थी। इस बार कुछ ऐसा दिखा? देखिए, जहां तक आप बात करते हैं कि इस वक्त परसेंटेज, अभी वोटिंग कहां पर हुई है ये 8 तारीख को क्लियर होगा, लेकिन ऐसी कोई घटना अभी देखने को मिली? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, अभी जम्मू कश्मीर अगर आप सोचते हैं कि आपने यहाँ प्यार का वातावरण बना दिया और यहाँ के लोग आपने इतना प्यार दुलार दिया जिस वजह से चुप है, आपने इस वक्त जो भी किया आपने एक डंडे का जोर रखा है। ये मैं आपको क्लियर कहता हूं, जिस दिन आप यहाँ एक डंडे का जोर हटाएंगे आपको पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने कितना आप लोगों को एक्सेप्ट किया है। इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर मैं इनकी बात को मान भी लूं और मुझे डंडे का जोर भी अगर इस्तेमाल करना है अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए, अपने फौजियों पे अटैक को रोकने के लिए, अपने पुलिस कर्मियों की जान बचाने के लिए, तो उस डंडे का इस्तेमाल कोई खराब नहीं है, बशर्ते कि वो डंडा जो इस्तेमाल हो रहा है कानून के हिसाब से हो रहा है। दूसरी बात यह है कि 370 और 35A को क्या आप अलग ढंग से देख सकते हो उसको बगैर जोड़े हुए अलगाववाद और आतंकवाद से? अगर 370 और 35A नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में
मैं 100% आपको कहता हूं कि कश्मीर में कोई आतंकवादी नहीं होता, कश्मीर में कोई अलगाववादी नहीं होता, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशनली एक पोजीशन बना के लोगों को दे दी, फीड किया गया कि 370 कहता है कि आप अलग हो, आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो, आप हिंदुस्तान से अलग हो। ये अलग तौर पे रखने की जो नीयत थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, इसी से अलगाववाद बढ़ा। 1950 के बाद 57 के बाद की अगर आप बात करो तो अलगाववाद कश्मीर घाटी में जो भी आवाज उठती थी वो आवाज उठती थी कि हमको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान बना दिया कि आप जो है बाकी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो। अगर 370A और 35A नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में और जम्मू कश्मीर भी बाकी रियासत होती जैसी बाकी रियासतें हैं, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे आतंकवादी अलगाववाद होता। दूसरी ये है 370 सिर्फ कागज पे लिखी हुई सिहाई नहीं है, इसने जम्मू कश्मीर की आगे की फ्यूचर को भी उन्हीं काले कागजों, काले लफ्जों से लिखा था। अगर 370 और 35A का इतना ही असर कम हो गया होता, जैसे गौरव जी कहते हैं कि 370A तो तकरीबन खत्म हो गया, बात 370 की नहीं है, बात यह है कि क्या भारत एक राष्ट्र बन के खड़ा रहेगा या भारत एक राष्ट्र के बीच में भी कोई एक छोटा राज्य जो अपने आप को राष्ट्र समझने की गलती करता है उसको हम कानूनी तौर के ऊपर रहने देंगे। इसीलिए इसकी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि हिंदुस्तान को एक रहना है या हिंदुस्तान के टुकड़े होने हैं। दूसरी बात मुझे बताइए, मैं सिर्फ एक बात कह के आपसे करूंगा, ठीक है, कि आज के दिन में 370 जाने के बाद हमको क्या चेंज नहीं दिखती है? और ये जो शांति का माहौल बना है यहाँ पे, क्या ये 370 के होते हुए बन सकता था? क्या 35A के होते हुए ये बन सकता था? क्या विकास जिस दर से आगे बढ़ा, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बाहर से यहाँ पे आ रही है, लोग उत्सुक हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो पिछले साल में जम्मू कश्मीर में आ गया, रिकॉर्ड कायम किया गया। आज टूरिज्म की ये पोजीशन है कि कश्मीर में सारे के सारे होटल पैक हो जाते हैं, उसके बाद भी टूरिस्ट जो है वो लाइनें लगा के खड़े हैं। तो 370 और 35A के चलते तो आपने कभी ये होने नहीं दिया। गौरव जी, आज हालात बदले हैं तो इसलिए बदले हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो मजबूत कदम उठा सकती है, जिसको मजबूत कदम खिलाफ लड़ाई जो है उसको जीत के ही हम पीछे हटेंगे, उसके बगैर पीछे नहीं हटेंगे। गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि क्या विकास की जो गंगा बह रही है वो नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, मैं इससे पूछना चाहता हूं, अगर विकास इतना था तो हमारे डेरिवेजर आज तक तो सड़कों पे, उनको कम से कम 5 से 6 साल हो गए वो सड़कों के ऊपर अपनी डिमांड्स को लेके, अब तो वो ओवररेज हो गए। हमारे यूथ आधे से ज्यादा तो आपने ओवररेज करवा दिए। अगर आप कहते हैं कि इतना काम दिया तो कम से कम मोर देन, मुझे लगता है कि 2.5 लाख से ज्यादा वैकेंसियां यहाँ खाली पड़ी हैं। आप देखिए, जब भी किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, जब भी किसी भी डिपार्टमेंट की लिस्ट निकलती है, वैकेंसी आप वहां 1000 दिखाते हैं, फॉर्म भरने वाला 50,000 बंदा होता है। तो आप कहां से आप इस चीज की आप कहते हैं कि देखिए, मैंने आपको कहा ये माइलेज भाजपा ने सिर्फ अपना, मैंने एक बार एक चैनल, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है और स्टेट जो है वो दैट इज ए लैब, और हम लोग जो हैं हम उस लैब के इंस्ट्रूमेंट हैं। हम लोगों को इन्होंने यूज करना है और वहां से जो एक डिसीजन जा उसमें जो भी उसमें से निकलेगा उसको जाके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जाके अपना माइलेज जो है, सियासी माइलेज लेने के लिए इन्होंने वहां इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले डेली वेजर्स की जिस तरह से आपने बात की, 30 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है, ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू के अंदर रही है, कश्मीर के अंदर रही है, PDP कांग्रेस रही है। देखिए, पिछले 2014 से लेके अभी तक 10 साल हो गए, और डेरिवेजर्स की जो मेन, जब से वो सड़कों पे हैं वो पिछले इन्हीं सालों से हैं। अगर हमारी सरकार होती तो हम उन लोगों को 5-6 साल सड़कों के ऊपर जो उन्होंने धक्के खाए, खाई, पुलिस के डंडे खाए, वो उनको हम खाने नहीं देते। जवाब दीजिए सुनील जी। मैं गौरव जी से पूछना चाहता हूं कि डेली वेजर की समस्या खड़ी किसने की? क्या डेली वेजर आपके रजीम में अपॉइंट नहीं हुए? आपने तो उनको रेगुलर अपॉइंट नहीं किया, पोस्टें थी नहीं। आपने डेली वेजर जो है वो हजारों, आज जिसको कहते हो 1 लाख से ज्यादा है, हजारों की तादाद में डेली वेजर आपने अपॉइंट कर दिए। वो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है, वो कांग्रेस का वर्कर है, जो सारा डेली वेजर जिसको आपने बनवा दिया। ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर है, लेकिन हम इस लाइबिलिटी से हट नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट बनने के बाद हमारा
संकल्प पत्र देख लीजिए, उसमें वादा है कि हम इनके बारे में फैसला करेंगे और उसके बारे में आश्वस्त रहें डेली वेजर कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जरूर उनके हक में फैसला करे। लेकिन उस बीच में एक और सवाल जोड़िएगा गौरव जी इसके साथ, क्योंकि वाल्मीकि समाज की मैं बात करूंगी जो 370 संशोधित नहीं होने से पहले सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी के तौर पर ही काम करता था, चाहे उनका बच्चा कितनी भी डिग्री कर ले। आपको नहीं लगता है कि एक बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर आया है? क्योंकि देखिए, स्ट्रांग ऑपोजिशन होना एक बहुत अच्छी बात है कि आप जब क्रिटिसाइज करते हैं कि सरकार की क्या खामियां हैं, लेकिन जो उपलब्धियां हैं वो गिनना की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, उपलब्धियों के लिए तो हम इनको बोलते हैं मुबारक है, लेकिन वो उपलब्धियां किस काम की जिस वजह से मोस्ट ऑफ द जो हमारा यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का वो इस वक्त परेशान है। वो इस वक्त उसको ये समझ नहीं आता। पिछले 10 सालों से कई हमारे वो यूथ थे जो जिनकी जॉब के लिए जो वेट कर रहे थे और पीछे कोई भी इस तरीके की उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं निकालेगी कि वो ओवर एज होके घर बैठ गए। तो उपलब्धि तब होती है कि तब आप सभी सेगमेंट्स के लोगों को प्रॉपर सेटलमेंट कर पाए। आप किसी एक किसी को क्या सबको हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं? और एक और सवाल कि आपको कैसे लगा कि 370 भी हट सकता है, 35A को हटाया जा सकता है, क्योंकि आपका इसमें काफी रोल रहा है। देखिए, ऐसा है जैसे मैंने आपसे कहा पहले सरकारी नौकरी पर बोलिएगा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी लगातार इसको मुद्दा बना रही है। क्या सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है? जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हुई थी। देखिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा किए जा सकते हैं। हाँ। वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन आपने जो मुझे पहले पूछा कि क्यों महसूस हुआ कि इसको हटाना चाहिए यहाँ पे, तो गौरव जी जो अभी कह रहे थे, तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा ये कि 7 दशक तक 70 साल तक कहा गया कि जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस है। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दे रहा है स्टेट को, ठीक है। यहाँ का विधान अलग है, यहाँ का संविधान अलग है। तो बहुत कम किसी ने कहा कि ये बातें गलत हैं। यहाँ का कहा कि हम इनको ठीक कर लेंगे, बढ़ा लेंगे इसके लिए। अब ये दोनों जब 370 को मॉडिफाई किया गया है, इट हैज बीन अमेंडेड, I will not say it's not abrogated, it is modified using the constitutional methods, right? 35 में चला गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर को ही निकाल दिया 54 को, तो खत्म हो गया वो। अब आवश्यकता ये है कि इनको हटाया गया है जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए, ये बोलूँगा मैं इसके लिए। और जो सेपरेटिस्ट जो सिग्नल जाया करते थे, जो गलत थे, मिथ्याओं की वजह से, क्योंकि नकारा नहीं गया कभी उनको, उन्हें भी ख़त्म किया जाए। तो ये मैं जरूर मानता हूँ कि हमें बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि 35A और आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स के बेनिफिट के लिए ही हटाया गया है, ये उन तक पहुँचाया जाए। और उसको पहुँचाने के लिए एक बड़ी नम्र सी भाषा को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है अभी इंटीग्रेट हुआ है भारत के साथ, जी। ये कहने से हम उस सोच को पक्का कर देते हैं जो पहले कहती थी कि भारत से जम्मू कश्मीर दूर है। तो जम्मू कश्मीर राज्य भारत के साथ पहले ही इंटीग्रेटेड था। ये कहना कि अब इंटीग्रेट हुआ है, ये किसी की सहायता करता है। तो हमें जम्मू कश्मीर के विषय में और 370-35A के बारे में कहते हुए एक बहुत ही संतुलित और समझदारी की सोच समझ के भाषा का इस्तेमाल करना है। और मैं गौरव जी से कहूंगा कि शायद इन तक वो बात हम नहीं पहुंचा पाए कि क्यों इसको निकाला गया है। आपने सफाई कर्मचारी की बात की, नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि 370 पॉलिटिशियन को वापस लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन 100 साल भी लग सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि इतने हर आदमी कोशिश कर सकता है। जैसे वो पहले कहते थे कि ये नहीं हट सकता है, तो पार्लियामेंट ने हटा दिया इसको, पार्लियामेंट ने हटा दिया है ना। 70 साल लगे जाने को, तो 70 साल लगेंगे आने को। यानी कि आम जनता को क्यों बरगलाने की कोशिश हो रही है, ये बड़ा सवाल है कि क्यों इसे बड़ा मुद्दा अगर हम जनता को ये बता दें कि आपके भले के लिए गया है, तो डॉक्टर फारूक का प्रश्न रहेगा ही नहीं। हमारी आवश्यकता जो ये है कि हम जनता तक ये बात पहुंचा दें कि हमने ये भले के लिए किया है रियासत के लिए। जम्मू कश्मीर रियासत पंजाब की तरह नहीं है एक ढंग से अगर देखा जाए तो। यहाँ जो भी होता है उसकी इंटरनेशनल रिपरकशन भी है उसकी। अरे अभी जितेंद्र सिंह भी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा विडंबना है कि लखन पार की अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग राइट्स हैं,
लेकिन इस बार की अगर हम बात करते थे तो वोटिंग राइट्स नहीं थे, जिसमें मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ी मिसाल है, आईके गुजराल जी बहुत बड़ी मिसाल है। नो नो नो, अगर मनमोहन सिंह जम्मू कश्मीर में रहते तो नहीं होता। नो, असेंबली में वोट नहीं कर पाते, हाँ। पार्लियामेंट में तो कर पाते। हम्म। अगर यहाँ रहते असेंबली में वोट नहीं कर पाते थे, अगर वो परमानेंट मैं रेजिडेंट इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने की बात कर रही हूँ। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, हाँ। पार्लियामेंट में जाके। हम्म। पार्लियामेंट में तो जा सकते थे, यहाँ की असेंबली में नहीं जा सकते थे। जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए सर ने कहा कि 370 जो और ये 35 ये जो जाना था वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी था। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप कहते हैं ज़रूरी था तो आज हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ क्यों डिस्टर्ब है, क्यों परेशान है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? आपने जम्मू कश्मीर के अंदर जो माइनिंग का मैं इशू अगर बात करूं, जो काम हमारे लोगों के पास था वो बाहर के लोगों के आने से वो काम आपने उनके हवाले कर दिया। उसके बाद मंदिरों का शहर था, इसको आपने वाइन शॉप्स का शहर बना दिया। लेकिन अगर वो भी अगर था, उसमें भी जो जम्मू के लोग थे उनकी इन्वॉल्वमेंट होती तब भी बात थी। इस वक्त जितना वाइन शॉप्स जम्मू के अंदर हैं वो सारी की सारी जो है बाहर के लोगों के पास है। तो उसी तरीके से मुझे ये नहीं लगता, अभी मैं रिसेंटली कल की आपकी बात करूं आपके साथ, एक आर्मी ऑफिसर को पुलिस में एसपी एसएसपी जो है वो कर दिया। अगर आप सब बेनिफिट जहां तक हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं उनको ये आप बेनिफिट दे रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर के अवाम को किस चीज के लिए खुश होना चाहिए और खासकर यूथ को किस बात पे खुश होना चाहिए। देखिए मैं क्योंकि दो क्वेश्चन निकल रहे हैं इसमें से पहला तो ये है कि जैसे डॉक्टर फारूक साहब कहते हैं कि 370 वापस आ जाएगा, 100 साल के बाद आए, 200 साल के बाद आए, वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं आपको उसका रीजन सिंपल तरीके से बता देता हूं। 370 या उस तरह का आर्टिकल वापस लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यू नीड नाउ 3/4 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है कोई ऐसी प्रावधान बना सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, क्योंकि 364 के अंडर ही होगी। तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एग्री करना है कि जनाब हम कश्मीर एक अलग से हिस्सा बनाना चाहते हैं जिसमें कानून नहीं चलेगा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर मोहर लगा दी कि ये प्रावधान जो हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड तरीके से हटाया गया, तो इसकी वापसी का आप भूल जाइए। 100 साल या 1000 साल का कोई भी आप करेंगे आश्वासन देंगे, नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस तो आपके साथ है ही नहीं 370 और 35 के ऊपर। कांग्रेस कहां बात करती है कि 370 और 35 को लेके आए। दूसरी बात, आपने जो लोकल यूथ की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स की बात कही, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है। अगर आप लोगों ने ये डेली वेजर्स का इतना बोझ नहीं डाला होता गवर्नमेंट के ऊपर, तो नौकरियां जो है वो काफी हद तक जो है वो निकल चुकी होती। भारतीय जनता पार्टी जब गवर्नमेंट में थी पीडीपी के साथ, तो हमने एक एफर्ट की थी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, SRO 520 लाके की रेगुलराइजेशन के लिए प्रोसेस जो है वो की जाए। वो अनफॉर्चुनेटली जो है उस टाइम तक नहीं चल पाया बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में आएगी तो उसके ऊपर भी हम विचार जरूर करेंगे। लेकिन शांति की स्थापना अगर रखनी है, कश्मीर और जम्मू को दोनों को खुशहाल रखना है, और बच्चों को नौकरियां अगर देनी है तो वो नौकरियां ज्यादातर, नहीं ये नहीं कहता हूं सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, लेकिन ज्यादातर नौकरियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आएंगी। और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां तभी आएंगी जब आप 370 और 35 की बात करना बंद करोगे। इन्वेस्टर्स बाहर से पैसा लेके आए जम्मू कश्मीर में, यहाँ नई इंडस्ट्रीज खुले, नए सेंटर्स खुले, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक क्रांति लाने के लिए, कंप्यूटर के युग की यहाँ पे क्रांति लाने के लिए हम टेक्निकल क्रांति लाने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं कि जो पैसा बाहर से आता है उसको रोक दो, तो फिर बनेगा क्या? एक लास्ट में मैं सिर्फ कहूंगा, आपने कहा गौरव जी ने कि यहाँ पे जितने काम है वो बाहर वालों को मिल गए। भाई कब तक ये बाहर और अंदर का आलाप लगा के रखो? बाहर कौन है? क्या जम्मू कश्मीर के बीच में रहने वाले भारतीय और जम्मू कश्मीर के रहने वाले बाहर में रहने वाले भारतीय जो यहाँ पे हैं उसमें आप फर्क करना चाहते हो? यही तो आपने किया है 70 साल से। आपकी इस तरह से बातों से, अगर मैं कोई इन्वेस्टर हूं दिल्ली में बैठा हुआ जो जम्मू कश्मीर में पैसा लगाना चाहता है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ लगाना चाहता है यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, लेकिन जब वो बयानबाजी ये सुनता है कि मैं तो बाहर वाला हूं और पता नहीं कब ये 370 और 35 से वापस ले आए, वो क्यों आएगा यहाँ पे?
आपको गवर्नमेंट के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी अपोजिशन पार्टी को कहता हूं कि आपको गवर्नमेंट के इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए कि 370 और 35 से खत्म हुआ तो अच्छा हुआ, बाहर के लोग आए। जम्मू कश्मीर भी वैसे बने जैसे महाराष्ट्र है, जैसे बेंगलोर है, जैसे हैदराबाद है, जैसे दिल्ली है, जैसे पंजाब है। दीजिए जवाब। उसी में सभी की भलाई। वो कह रहे हैं कि आपको तो सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। देखिए, जहाँ तक बात करते हैं हम बाहर की, हम कभी बाहर का ये मतलब नहीं है कि हम किसी और देश के लोगों की बात करते हैं, हम बात भारत के लोगों की ही करते हैं। जहाँ तक ये कहते हैं हम बाहर के लोगों को अपनाते नहीं है, तो हमने पिछले कई सालों से एलजी साहब जो हैं हमारे, उनको हमने दिल से अपनाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जब से आपने स्टेटहुड हमारी यहाँ से इन्होंने हटाई, उसके बाद 370 तो आपने लिया, हटाया ही हटाया, आपने साथ में स्टेटहुड हटा के स्टेट को यूटी बना दिया। आज आप कहते हैं कि हमारी अब सरकार आएगी, अब पता नहीं जो पिछले 10 सालों में आपने क्या किया जो आप आगे करेंगे, लेकिन अब आप कहते हैं कि हमारी जब आप मुझे बताएं, अब जो सरकार आएगी टोटल 9 मिनिस्टर्स आएंगे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, हर एक 15 डिपार्टमेंट्स के ऊपर आपका एक मिनिस्टर होगा। तो आप यूटी के अंदर आप नियर अबाउट 250 करोड़ रुपया जो है आपने एक एमएलए को देना है। बाकी स्टेटों में कम से कम 700 से 800 करोड़ रुपया एक एमएलए को मिलता है। आप मुझे बताइए, अब जब आप फुल स्टेट मेजोरिटी में आप लोगों से कुछ नहीं हो पाया, अब यूटी के अंदर जब जो पावर्स हैं वो एमएलए के पास रहेंगी बिल्कुल लिमिटेड, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने लोगों को, आप लोगों को उनके हाथ तक आपने बांध दिए। अब आप ये चीज़ समझते हैं कि अब डेवलपमेंट होगी। अब तो जम्मू कश्मीर के लोग, मुझे नहीं लगता कि आपको जो आवाम है यहाँ वो आपको अब मौका देगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं और जो परसेंटेज वोटिंग की जा रही है, वो मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि वो कहीं ना कहीं जो पीछा 2014 से लेकर अभी तक जो भाजपा का रोल रहा यहाँ जम्मू कश्मीर में, ये उसके फेवर में नहीं है, ये उसके अगेंस्ट है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग, हम जो हैं, हमारे लिए जितना हमारे खुद के जम्मू कश्मीर के लोग हमारे लिए हैं, उतने हिंदुस्तान के लोग हमारे लिए हैं। हम उनको अलग नहीं समझते। जहां तक राइट की बात आती है, सबसे पहले हमारे जो राइट हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे लोगों को मिलने चाहिए। जो जम्मू कश्मीर में लोग पैदा हुए हैं उनका फर्स्ट राइट बनता है। उसके बाद आप किसको दें, किसको, उससे नहीं बनता। लेकिन जब तक हमारे लोग खुद, मैंने आपको कहा कि कितना यूथ जो है इस वक्त जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके नौकरियों के लिए यहाँ ओवरेज हो चुका है। जवाब दीजिए सुनील जी। आपको ये चीज समझनी होगी कि फ्यूचर यूथ का जो है वो औद्योगिक क्रांति जो प्राइवेट सेक्टर में आएगी उससे है। सरकारी नौकरियां सिर्फ निर्वाह नहीं कर सकती इतने यूथ का जिसको हम एजुकेशन देते हैं, लेकिन आपका जम्मू कश्मीर के यूथ का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी तो है कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान खुला है आपके लिए। आप जाइए ना, कहीं पे भी जाके नौकरी कीजिए। जम्मू कश्मीर का यूथ जाता है, बाहर भी जाके नौकरी करता है। और अगर हमारा 1000 यूथ जो है, मेरा बच्चा जाके बाहर नौकरी कर रहा है और उसके बदले में प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ पे आएगा उसमें अगर 5 या 10 लोग जो है वो बाहर से आके नौकरी यहाँ पे कर लेंगे, बाहर के बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे नौकरी करते हैं, तो क्या इतराज है उसमें? आप ये एक वी आर इंटरलिंक्ड सोसाइटी, हम अलग थलग के रहने वाली जो है आदत नहीं है। ठीक है सुनील जी, दया सागर जी। गौरव जी ने 2 बातें यहाँ पे लाई हैं। एक, जो जम्मू कश्मीर रियासत को जो यूनियन टेरिटरी ने बदल दिया, उसकी बात कही है इन्होंने। ये जरूर है कि JNK को यूटी बनाने से आम आदमी के मन में थोड़ा सा हनन महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ, लेकिन सरकार ने पहले दिन से ही कह दिया है कि जब भी समय अच्छा आएगा, सूटेबल चीज होगी, तो JNK को वापस स्टेट बना दिया जाएगा। वी हैव टू वेट फॉर दैट। लेकिन मैं उसमें एक फायदा देखता हूँ, एक लाभ देखता हूं मैं उसके बीच में। उसे क्षणिक ही समझ लीजिए आप। आज तक इस रियासत में कोई भी अगर सेपरेटिस्ट की बात निकली हो, किसी किस्म की कोई बात किसी ने कही है जम्मू कश्मीर के बारे में, एक्सेशन के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा है, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो कश्मीर घाटी से थे। ठीक है। और जम्मू कश्मीर को कश्मीर करके ही एड्रेस समय का भी अभाव है, जल्दी से खत्म स्पेसिफिक आ रहा है उसमें, एड्रेस करते हैं इसको। तो जब भी कोई आदमी ये ऐसी बात बोलता था तो कश्मीर घाटी से बोलता था।
तो दुनिया समझती थी कि हाँ ये जो जम्मू कश्मीर की आवाज है, ये कश्मीरी बोल रहा है ये। और हम भी कहते थे इंडिया इज, भारत कहाँ से है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है। लेकिन अब ये कहना पड़ेगा कि भारत कन्याकुमारी से लद्दाख तक है। ठीक है, ठीक तो है। टर्मिनोलॉजी सुनील थोड़ी जी, सी last बदलती comment है, दीजिए। उसके साथ हल्का सा उसमें होता है, सुनील तो जी, वो उसके लाभ last आगे comment नहीं। दीजिए। एक चीज मुझे कहने दीजिए, क्योंकि गौरव जी ने कुछ चीजें कही हैं जो हमारी ड्यूटी इनको समझाने का है। उसमें जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी क्या है, इसकी डेफिनेशन दी है पीडीपी ने अपने सेल्फ रूल के डॉक्यूमेंट में। उन्होंने कहा भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो जम्मू कश्मीर रियासत की गवर्नमेंट के लिए भारत की सरकार से ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। हमारा जो सेल्फ रूल है, ये जम्मू कश्मीर रियासत के लिए इंडियन नेशन स्टेट से ऑटोनॉमी मांग रहा है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था कि जब कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक लास्ट कमेंट कह रहे थे सुनील नहीं, जी, कुछ जैसे कह रहे हैं। PDP ने ठीक है, कहा, दया- मुझे ये दया लगता सागर है जी, कि please, ठीक है। एक चीज सिर्फ मैं लास्टली ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत से यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई गई। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ग्रेवान में जाके देखे कि वो हालात किसने पैदा किए 70 साल में कि हमारे को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ा यहाँ पे चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हालात बदले हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई हड़ताल का कैलेंडर नहीं निकलता, कोई सेपरेटिज्म की बात नहीं करता, आतंकवादी घटनाएं जो है 80% से नीचे उसकी गिरावट आ गई है, तो ये करना जरूरी पड़ा। ये घूंट जो है ये हमारे को पीना पड़ा, कड़वा घूंट स्टेट को ठीक यूटी है, बनाने एक का, last बिकॉज comment आपने दीजिए हालात ऐसे बना के रखे थे कि इसके अलावा ठीक कोई है चारा सुनील जी। देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेंटर में भाजपा की जब सरकार थी अटल जी की, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब जरूरत पड़ी तब इन्होंने हमें नहीं कहा गिरेबान में झांक के देखिए। उस वक्त 96 में जब यहाँ पीक पे मिलिटेंसी थी और कोई भी जम्मू कश्मीर को थामने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त अगर उस बैड टाइम में जम्मू कश्मीर में अगर कोई चीफ मिनिस्टर उस बुरे टाइम में दौर में बना, फारूक साहब बने, ठीक है, उस वक्त ये हमें झांकने के लिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज जब ये पीडीपी जो टोटली एक डिफरेंट आइडियोलॉजी रखती है, जब ये उसके साथ बैठ के सरकार बनाते हैं, उस वक्त इनको सब कुछ इनको नेशनलिस्ट नजर आता है। लेकिन जब ये सरकार से, अभी आपको याद होगा मुफ्ती साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया था, बैठे थे इनके साथ और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त उस वक्त पीडीपी और ये सब जमातें ठीक रहती हैं, लेकिन जब इनकी सत्ता की बात आई, इनकी खुद की, तब ये जो पार्टियां हैं सारी एंटी नेशनल इनको नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शिव को मानती है, गले में सांप डालने पड़ते हैं, डाले हैं, कोई सांप है कोई नाग है, ये ऐसा ही है। क्योंकि जब तक आप आतंकवाद और अलगाववाद की बात छोड़ोगे नहीं, तब तक स्थायी शांति जो है वो कश्मीर में नहीं आएगी। ठीक है। आप पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर आके कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा और कांग्रेस का एजेंडा हमारे साथ मिलता है। अब ये किस तरह की राजनीति है कि वो आदमी, वो देश जो आतंकवादियों को भेजता है यहाँ पे खून की होली खेलने के लिए, वो कहता है इलेक्शन के दौरान, जब श्रीनगर में इलेक्शन चल रहा है, वो कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और एजेंडा है कश्मीर में। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गौरव जी आपका भी धन्यवाद और दया सागर जी आपका भी। लेकिन फिलहाल आप देखिए जिस तरह से बदलाव आया है, सब गिनकर आपके सामने है। अब फैसला आप लोगों को ही करना है कि किस तरह से काम होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि विकास जो हुआ है उसे झुकलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।